Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are discussing about the chapter number 1st of class 5th, that is understanding our relation. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिलेशन. ठीक है, रिलेशन किसी के बीच में भी हो सकता है, मम्मी पापा के बीच में रिलेशन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर के बीच में रिलेशन हो सकता है, एल्डर अंकल और एल्डर आंट के बीच में रिलेशन होता है, कजन्स के बीच में रिलेशन हो सकता है. ठीक है, तो जो हमारा जो रिलेशन है वो किसके बीच में हो सकता है, किसी के भी बीच में हो सकता है. ठीक है, अब जो रिलेशन है वो हमारी फैमिली में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, लेकिन फैमिली में भी आते हैं बाय ब्लड रिलेशन. अब ये बाय ब्लड रिलेशन क्या होते हैं, जैसे कि आप बोलोगे कि ये जो मेरा ब्रदर है ये रियल ब्रदर है मेरा. अब आप जो रियल वर्ड लगाते हो, रियल ब्रदर, ठीक है, ये रियल वर्ड लगाते हो, इस रियल का मतलब क्या है, मतलब वो मेरा इस ब्रदर के साथ मेरा बाय ब्लड रिलेशन है, बाय ब्लड रिलेशन है. मतलब जो ब्लड मेरे पापा में है वही ब्लड मेरे ब्रदर में है और वही ब्लड मेरे में है. मतलब हम सब में क्या है, सेम ब्लड है. और जो मेरे पापा में जो ब्लड है वही मेरे ग्रैंडफादर में है, और जो मेरे ग्रैंडफादर में जो ब्लड है वही वाला ब्लड किस में है, ग्रेट ग्रैंडफादर में है. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, बाय ब्लड रिलेशन हो गए, मतलब जिनका हमारे साथ बाय ब्लड रिलेशन रहता है. अब आते जैसे हमारे कजन्स आ गए, तो क्या आप बोलोगे कि ये आप क्या बोलोगे कि इनका हमारे साथ बाय ब्लड रिलेशन है? नहीं, इनका हमारे साथ बाय ब्लड रिलेशन नहीं है. तो ये होते हैं बाय ब्लड रिलेशन. ठीक है, अब हम देखते हैं जो फैमिली होती है वो 2 टाइप्स की फैमिली होती है. कौन कौन सी होती है? एक होती है न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है जॉइंट फैमिली. अब ये न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या होती है, इसको देखते हैं. न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें सिर्फ हमारे पेरेंट्स रहते हैं और हम रहते हैं, हमारे पेरेंट्स और उनके जो चाइल्ड है वो रहते हैं. ओनली लिव पेरेंट्स एंड चाइल्ड. ठीक है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है वो क्या होती है, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं और हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी रहे, हमारे एल्डर अंकल भी रहे, हमारी एल्डर आंट भी रहे और हमारे यंगर अंकल भी रहे. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जिसमें सारे क्या रहते हैं, जॉइंट होकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट फैमिली बोलेंगे. All family members live with the mother and father, या along with the लिख दो, live along with the mother and father. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली है. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये आपके पेरेंट्स है, ठीक है, और आप उनके एक अकेले बेटे हो. ठीक है, अब क्या होगा, आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो और आपकी जो नानी का जो परिवार है, नानी की जो फैमिली है, उनमें क्या है, आपके नाना नानी है. अब नाना नानी के जो चाइल्ड होंगे, जैसे आपके नाना नानी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि आपके 2 मामा हैं, उनकी मैरिज हुई है, ठीक है, उनकी वाइफ भी आ गई. अब उनको क्या है, 2 बच्चे हैं, इनको भी क्या है, 2 बच्चे हैं. जब आपकी न्यूक्लियर फैमिली है और इनकी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जब आप अपनी नानी के घर जाते हो, ठीक है, अब जब आप नानी के घर जाओगे आपको कितने सारे बच्चे खेलने को मिलेंगे, 4 बच्चे खेलने को मिल रहे हैं, 4. ठीक है, अब 5वें आप हो गए, 5 चाइल्ड प्लस 1 कितने हो गए, 5 चाइल्ड.
यानी कि जब 5 बच्चे मिलकर खेलेंगे तो तब ज़्यादा मज़ा आएगा, या जब अकेला बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेलेगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा? आप बोलोगे इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा आता है और सारे मिलजुल कर रहते हैं। देखो कितना सारे लोग हो गए, अब इतने सारे लोग जब मिलकर रहेंगे और हम उस फैमिली में जाएंगे तो हमें क्या होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारे साथ खेलने के लिए कोई होगा, हमसे बात करने के लिए कोई होगा। क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा ऑफिस गोइंग है तो आप अकेले ही रह गए घर पे, आपके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। अगर लेकिन यहाँ पे अगर इनके मम्मी पापा ऑफिस गोइंग है तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, जो जॉइंट फैमिली है वो हमें क्या देती है, फन देती है, इज अ फन। ठीक है, और इज नॉट अ फन। अब थर्ड पॉइंट आता है कि मान लो अगर आपके मम्मी पापा ऑफिस गोइंग पर्सन है, तो जब आपके मम्मी पापा चले जाएंगे तो आप उनके पीछे से आपका ध्यान कौन रखेगा? तो ध्यान रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कोई चाहिए ना, तो आपका ध्यान रखेगा। वो क्या करेंगे, बाहर से बेबी सिटर बुलाएंगे जो आपका क्या रखेगी, ध्यान रखेगी, आपको खाना भी देंगी, आपका सब कुछ करेंगी, आपके साथ खेलेंगी भी। लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना जॉइंट फैमिली में मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो केयर है वो कौन करेगा, बेबी सिटर जो आएंगी वो करेगी। ठीक है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली है उनमें अगर आपके मम्मी पापा ऑफिस गोइंग है तो आपके पीछे से आपका ध्यान कौन रखेगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स आपका ध्यान रखने के लिए है। और कौन है, एल्डर अंकल है, यंगर अंकल है। इतने सारे लोग हैं आपका ध्यान रखने के लिए। अगर आपके मम्मी पापा ऑफिस गोइंग तो पीछे से ये सब लोग हैं आपका ध्यान रखने के लिए, आपको खाना खिलाने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए इनके बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा या जॉइंट फैमिली में मज़ा आएगा, या आपको तब ज़्यादा खाने को मिलेगा, या आपकी केयर तब न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा होगी या जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होगी? आप बोलोगे जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बेबी सिटर है वो उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे जितना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारा रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। तो फिर क्या रीज़न है कि जब जॉइंट फैमिली में इतना सब एडवांटेज है तो लोग जॉइंट फैमिली को छोड़ के न्यूक्लियर फैमिली में क्यों जा रहे हैं? तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न है कि जो जॉइंट फैमिली है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली में। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप किसी विलेज में रहते हो, ठीक है, उस विलेज में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। अब उन ग्रैंड पेरेंट्स के 3 चाइल्ड है। ठीक है, जिनमें से 2 की तो क्या है, मैरिज हो रखी है और एक अनमैरिड है, ये अनमैरिड है। अब जब इनकी मैरिज हो रखी है तो इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, और इनका 1 बच्चा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है, नॉट वर्क, इसके पास काम नहीं है, मतलब काम नहीं करता है। और ये क्या है, ये फील्ड में काम करता है, इन फील्ड। और ये क्या है, आगे पढ़ना चाहता है, want to study। ठीक है, अब सबकी अलग अलग क्या है, विशेज़ है। अब ये क्या बोलता है, मेरे को विलेज में तो काम मिलने से रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिटी में चला जाता हूँ। अब ये जो पर्सन है एक, ये अकेला कहाँ चला गया, सिटी में चला गया। अब सिटी में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। ठीक है, तो ये एक रूम लेके रहने लग गया। अब क्या हो गया, इसको वहाँ क्या मिल गई, जॉब मिल गई। अब जॉब मिल गई तो ये बोलता है मुझे खाना बनाने के लिए कोई चाहिए, तो ये क्या करता है, ये अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को यहाँ बुला लेते हैं। क्योंकि ये जो सिटीज़ होती हैं उनमें घर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पूरी फैमिली वहाँ रह नहीं सकती, इसलिए सिर्फ ये अपने वाइफ को और अपने बच्चों को बुलाता है सिटी में। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये तो फील्ड में काम कर रहा है, ये तो यही है विलेज में। अब ये बोलते हैं कि मेरे को आगे स्टडी करनी है, तो ये क्या करेगा, ये बोलता है अब हायर स्टडीज़ करनी है इसकी, तो विलेज में तो अवेलेबल नहीं हो पाती। अब ये भी कहाँ चला जाएगा, सिटी में चला जाएगा, वहाँ अलग से रूम लेके रहने लग जाएगा।
ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो है ये कंपनी में काम कर रहा है और ये इसको मतलब कोई जॉब मिल गई, डॉक्टर बन गया ये, और ये फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये जो फैमिलीज़ है ये डिवाइड हो गई। जो जॉइंट फैमिलीज़ होती है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवाइड रहती है, डिवाइड इन डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड रहती है। अब ये देखो ये पूरी जॉइंट फैमिली है, इन जॉइंट फैमिली में कितनी न्यूक्लियर फैमिली है, 3 न्यूक्लियर फैमिली है। एक तो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई पूरी, और एक ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक ये हो गई, तो 3 न्यूक्लियर फैमिली हो गई ना। तो इसलिए जो जॉइंट फैमिली है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि वो किस में डिवाइड रहती है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवाइड रहती है। अब ये जो तीनों न्यूक्लियर फैमिली थी ये अलग अलग हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या चले गए, सिटी में चले गए और ये विलेज में रह गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये स्टडी करने के लिए चला गया। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि हम विलेज में रहने जाते हैं दोबारा। अब अगर ये आएंगे विलेज में तो क्या होगा, इनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका होगा, क्योंकि सिटी में कोई और लाइफस्टाइल होता है और विलेज में कोई दूसरा लाइफस्टाइल होता है। तो क्या होगा कि ये देखो यहाँ लिखा मैंने, कंटिन्यूस चेंज इन द हैबिट बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। अगर जब ये सिटी में चले गए तो इनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इनकी हैबिट्स चेंज हो जाएगी, जो कि विलेज से मैच नहीं करेगी। जब ये इनसे मैच नहीं करेगी तो ये एक फैमिली में रह नहीं पाएंगे। जब ये एक फैमिली में रह नहीं पाएंगे तो क्या चले जाएंगे, वापस सिटी में चले जाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी जो जॉइंट फैमिली थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। तो अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि क्या रीज़न है कि जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ ये देखो मैंने लिखा हुआ है, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन। अब ये जो था ये हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मैंने लिखा इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन की तलाश में वो लोग बाहर चले जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन में गया था और ये ऑक्यूपेशन की सर्च में गया था। अब ये हायर एजुकेशन के लिए बाहर गया था, तो एक रीज़न ये हो गया फॉर हायर एजुकेशन। हैबिट बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जब वो बाहर सिटी में रहने लग जाएंगे तो उनके हैबिट में चेंज आ जाएगा और बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, जिस वजह से ये साथ में नहीं रह पाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब इनकी पे स्केल अलग होगी और इनकी पे स्केल अलग है, इनकी पे स्केल अलग है। अब सबकी पे स्केल अलग होने से क्या होंगे, वो एक फैमिली में रह नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर है कैपेसिटी टू स्पेंड। अब जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी स्पेंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जो कम कमा रहा है उनकी कैपेसिटी क्या होगी, स्पेंड करने की कम होगी। तो जब कैपेसिटी कम होगी स्पेंड करने की तो वो इस रीज़न से भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, फिर है कंटिन्यूस चेंज इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। अब सिटी में तो है कुछ अलग तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो विलेज है वहाँ अलग तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंट मेथड है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का, तो इस वजह से भी वो साथ में नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये हमारे रीजंस हो गए। अब हम पढ़ते हैं फैमिली ट्री के बारे में। तो चलिए देखते हैं फैमिली ट्री क्या होता है। फैमिली ट्री होता है जो वो 2 साइड से बनता है, एक आपके फादर के साइड से और एक आपके मदर की साइड से। एक आपके फादर की साइड से और एक आपकी मदर की साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद का नेम लिखना है, सेल्फ नेम लिखना है। यहाँ पर भी सेल्फ का नेम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ फादर की साइड से बन रहा है तो यहाँ फादर की फैमिली आएगी, तो यहाँ फादर आएंगे, फिर आपके ग्रेट फादर आएंगे, फिर ग्रेट ग्रैंड फादर आएंगे। इस तरह से जो जनरेशन है, मतलब डाउन टू अप जाएंगे तो जनरेशन मतलब डिक्रीज हो रही है। हम ये न्यू जनरेशन है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वो जनरेशन डिक्रीज हो रही है। ऐसे बोलेंगे कि टॉप टू डाउन जाएंगे तो जनरेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब मदर की साइड से कैसे बनेगा, वही यहाँ पे सेल्फ का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ मदर का नेम आएगा, फिर यहाँ ग्रेट मदर का नेम आएगा और यहाँ ग्रेट ग्रैंड मदर का नेम आएगा।
तो इस तरह से हम फैमिली ट्री बना सकते हैं जो ये बताएं कि इसके बाद कि हम किसके हैं, हमारे फादर कौन है और हमारे फादर के फादर कौन है। इस तरह से पूरे फैमिली ट्री से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही होगा कि आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है, एक फादर की साइड से बनाना है और एक मदर की साइड से बनाना है। ठीक है, बस फैमिली ट्री में आपको इतना ही याद रखना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है कि मान लो किसी की कोई चाइल्ड नहीं है, कोई दो कपल्स हैं, उनकी चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड नहीं है, लेकिन जो इनकी जो रिलेटिव्स हैं उनको क्या है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इनके पास एक भी बच्चा नहीं है। अब ये बोलते हैं कि हम आपसे एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो अगर इनकी मर्जी होगी, अगर इनकी परमिशन होगी तो क्या करेंगे, ये जो अपना एक चाइल्ड है ये क्या करेंगे, इनको दे देंगे और ये क्या करेंगे, इनका इस चाइल्ड को ले लेंगे। अगर किसकी मर्जी से होगा, इनकी मर्जी से होगा। अगर इनकी मर्जी नहीं होगी तो ये नहीं देंगे और ये ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है एडॉप्शन। व्हेन अब क्या होगा, ये जो चाइल्ड है, अब इसके डॉक्यूमेंट में किसका नेम आएगा, इसके पुराने मम्मी पापा का नेम आएगा या इसके नए मम्मी पापा का नेम आएगा। आना तो इसके नए मम्मी पापा का नेम आना चाहिए, बट नहीं, अभी इसके पुराने मम्मी पापा का नेम आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवाए, साइन नहीं किए कि हम ये जो बच्चा है, हम ये चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसे किसी डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं बनवाए, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवाए अभी तक। जब ये उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लेंगे, किसी प्रोटेक्शन ले लेंगे, ये लीगल प्रोटेक्शन ले लेंगे, तो क्या होगा, अब ये जो चाइल्ड है इसके डॉक्यूमेंट्स में इसके नए मम्मी पापा का नाम आएगा। कब आएगा, जब ये लीगली प्रोटेक्शन लेंगे। ठीक है, तब आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया और उस बच्चे को आप खिला रहे हो, सब कुछ ला कर दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपका अडॉप्शन हो गया। ऐसे नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन करवाने होंगे जिसमें क्या होगा, ये लिखा होगा कि हम अपनी परमिशन से ये चाइल्ड इनको दे रहे हैं और ये अपनी मर्जी से इस चाइल्ड को ले रहे हैं। आज से इनका जो भी होगा, जो भी इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी है, वो आज से इस चाइल्ड की होगी। तो ये होता है अडॉप्शन। अब अडॉप्शन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ लीगली प्रोटेक्शन इज गिवन टू रिलेटिव चाइल्ड, कोई भी लीगली प्रोटेक्शन देना किसी रिलेटिव के चाइल्ड को, और एनी अदर चाइल्ड, जरूरी नहीं है वो रिलेटिव का ही चाइल्ड हो, किसी और का भी हो सकता है, और एनी अदर चाइल्ड इज नोन एज एडॉप्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एडॉप्शन बोलेंगे। हु रिसेम्बल्स विद होम, आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई बेबी होता है, ठीक है, तो आसपास के लोग आते हैं, नेबर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, वो बोलते हैं इसकी नोज़ तो अपने पापा पे गई है, इसके लिप्स तो अपनी मम्मी पे गए हैं, इसकी आइज़ तो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स पे गए हैं। ऐसे करके सब लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक है कि इसकी नोज़ इस पे गई है, इसके लिप्स इस पे गए हैं, इसकी आइज़ इस पे गई है, तो ये सब क्या है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर क्लास में कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, या जो नेबर्स है वो क्या बोलते हैं, इसके पापा भी इतना ही अच्छा बोलते हैं, इसके पापा भी इतने इंटेलिजेंट है, इसलिए ये भी इतना इंटेलिजेंट है। सेम इनके करेक्टर्स हैं। तो ये जो करेक्टर्स हैं कि सेम आ रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, ये जो करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिडिटी करेक्टर्स। ठीक है, और ये जो फिनोमेना है कि ये इसके साथ रिसेम्बल्स हो रहा है, मतलब इसकी नोज इसके साथ मिल रही है, इसका वे ऑफ टॉकिंग इसके जैसे, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। जो करेक्टरिस्टिक है वो उनको कहाँ से आते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से और पेरेंट्स से। दीज करेक्टर आर नोन एज हेरिडिटी करेक्टर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब ये जो करेक्टर हैं ये क्या होते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। अगर हमारे पेरेंट्स में, अगर हमारे फादर में या मदर में कोई हैबिट है, स्पेसिफिक हैबिट है, तो वही हैबिट हमारे अंदर आएगी। तो ये क्या है, हमारा इनहेरिटेंस। ये फिनोमेना क्या है, इनहेरिटेंस है। और ये जो करेक्टर्स हैं इनको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो पूरा ये जो कंसेप्ट है, ये किसने कंसेप्ट दिया था, ये दिया था जॉर्ज ग्रेगर जोन्स मेंडल ने।
ठीक है। इसने क्या किया था, मटर के पौधे होते हैं ना, पीस के प्लांट होते हैं, उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, पीस के प्लांट में से इन्होंने एक बीज ले लिया, सीड ले लिया, उसको सीड की सोइंग करी। जब सोइंग करी और सोइंग करने के बाद जब वो पूरा ग्रो हो गया तो उसके जो बीज उगे थे, उसके जो सीड्स आए थे पीस के, उसको लेकर उसने दोबारा उसकी सोइंग कर दी। अब जब दोबारा सोइंग करी तो उसने देखा जो करेक्टर मैंने पहले जो प्लांट उगाया था, प्लांट ग्रो करवाया था, जो करेक्टर उसमें थे सेम उसी वाले में थे। मतलब यहाँ उसने कोई वो पीस का प्लांट ग्रो करवाया, फिर इसमें से उसने सीड ले लिया। अब उसी सीड को की उसने क्या कर दी, सोइंग कर दी। अब जो प्लांट उगा, प्लांट ग्रो किया, उसने देखा इसके करेक्टर और इसके करेक्टर क्या थे, सेम थे। तो इसने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसने क्या फॉर्मुलेटेड किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या फॉर्मुलेटेड किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि इसने जेनेटिक्स को बनाया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इसलिए हम इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इसने जेनेटिक्स को बनाया थोड़ी ना था, इसने तो एक लॉ दिया था। अब जेनेटिक्स तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था नेचर में, बस डिस्कवरी करने की ज़रूरत थी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलेंगे। बट बनाया इसने नहीं था, एग्जिस्ट ये पहले से ही कर रहा था नेचर में। ठीक है, अब है एक साइंटिस्ट और है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि कौन है, एक इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने भी बहुत सारी रिसर्च करी थी, किस पर, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे। और उन रिसर्च पेपर से, उन डिस्कवरी से उनको क्या हुआ, अवार्ड किया गया, किससे, नोबेल प्राइज़ से। किसके बेसिस पे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इन्होंने भी एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, कुछ डिस्कवरी की थी, मॉडिफाइड किया था इसको, तो इनको भी अवॉर्डेड किया गया था। बस इसको इतना ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। मेन आपकी ये है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल थे, इसको मेंडलीव भी बोलते थे हम। और इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब आपको क्वेश्चन करने हैं। और ये ट्रांसफ़र किस में होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा, फिर उनके रीजंस के बारे में बता रहा कि क्यों जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है। फिर हमने पढ़ा फैमिली ट्री के बारे में कि हम फैमिली ट्री को कैसे बनाएंगे। और फिर हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा और हेरिडिटी के बारे में पढ़ा। ये सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।